चलिए बच्चों, ये देखिए आप लोग, ये मैंने एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन का ग्राफ बनाया है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन मतलब जो भी बाइंडिंग एनर्जी आएगी, बाइंडिंग एनर्जी आप लोगों को पता है, वो एनर्जी है जो मास डिफेक्ट से आती है ताकि फोर्स ऑफ रिपल्शन या अनस्टेबिलिटी को हम सप्रेस कर सकें। उसको अगर हम मास नंबर से डिवाइड कर लें तो वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन बन जाती है। और यहाँ पे ये ग्राफ में है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इधर है, ठीक है, और मास नंबर यहाँ पे। अब देखिए मास नंबर 0, 50, 100, 150, 200 और बाइंडिंग एनर्जी लगभग 10 तक है। ये आपका है ड्यूट्रियम, ये आपका है ट्रीटियम, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, 2 आइसोटोप हैं, सल्फर, फेरस, मोलिब्डेनम, ये यूरेनियम। मेन क्या है, अब यूरेनियम बनाना नीचे की साइड है, देखो पीक्स भी आ रही हैं। लिथियम बनाना, नाइट्रोजन बनाना, ऑक्सीजन बनाना, हीलियम बनाना, मतलब बनाना पूरा है, मैं वहाँ बोल रहा हूँ, फेरस भी बनाना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक हाइड्रोजन बनाना, ये 5-6 आप वहाँ पे जब असली में पेपर दोगे तब बनाना, अभी तो पूरा बनाना, ठीक है। आप कुछ चीज़ें देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन, ये सारी जो स्मॉलर न्यूक्लाई हैं, छोटी छोटी न्यूक्लाई हैं जिनका मास नंबर कम है, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है। फिर कहीं आपको पीक से दिख रही होंगी, जैसे आपको हीलियम में दिख रही होगी, कार्बन में दिख रही होगी, नाइट्रोजन में दिख रही होगी, ऑक्सीजन में दिख रही होगी, सल्फर में दिख रही होगी पीक्स, ठीक है। ये पीक्स क्यों हैं? ये पीक्स वहाँ हैं जहाँ मैजिक न्यूक्लाई है। मैजिक न्यूक्लाई मतलब जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन। देखो हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए वो 2He4 होता है। कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन, इसलिए वो 6He12 होता है। सल्फर में 16 प्रोटॉन और 16 ही न्यूट्रॉन, इसलिए वो 16। सल्फर 32 मतलब स्टेबल होता है। ऑक्सीजन का भी ऐसे ही है, 8 और 16। नाइट्रोजन का भी ऐसे ही है, 7 और 14। तो मैजिक न्यूक्लाई जो होती है रिलेटिवली स्टेबल होती है। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो तो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं और पीक्स आती है बाइंडिंग एनर्जी में, क्योंकि जो स्टेबल होगा बाइंडिंग एनर्जी, तो हम यही बताते हैं ना, वो एनर्जी जो न्यूक्लॉन्स को इन्फिनाइट डिस्टेंस में रखने में काम आती हो। तो जब स्टेबिलिटी होगी तो ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी लगेगी, इसलिए पीक्स हैं। फिर उसके बाद देखो फेरस में सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है और उसके बाद 238 यूरेनियम में सबसे ज़्यादा कम है। तो ये हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल देते हैं। ग्राफ आप देखना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन का। यहाँ से न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन आपको पता चलेगा। जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे ओवरऑल गेन इन एनर्जी है, और जब हम यहाँ से यहाँ भी जाएंगे तो ओवरऑल गेन इन एनर्जी है, उसे हम फिजन और फ्यूजन कहेंगे। बट पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। पहला है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन फॉर लाइटर न्यूक्लाई लाइक 1H1, 1H2, 1H3 इज स्मॉल, क्या है, छोटी है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन जो है लाइटर न्यूक्लाई के लिए क्या है, छोटी है, ठीक है। अब दूसरी है फ्रॉम मास नंबर, कहाँ से कहाँ, 2 से लगभग 20, देर आर रिलेटिवली हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन, जिसे BE बाई मास नंबर बोलते हैं। कहाँ से, मास नंबर A से 20, 2 से 20, 2 में देखो 2 से 20 के बीच 4 भी आएगा, 4 मतलब हीलियम हो जाएगा, ठीक है। 16 भी आएगा मतलब ऑक्सीजन हो जाएगा, 14 भी आएगा मतलब नाइट्रोजन हो जाएगा, 12 आएगा मतलब कार्बन हो जाएगा। इन सब में क्या है, मैक्सिमम रिलेटिव कंसेप्ट में रिलेटिवली देखें तो ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। तो फ्रॉम 2 से 20 देर आर रिलेटिवली हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन विच आर इंडिकेटेड फ्रॉम पीक्स, विच आर इंडिकेटेड फ्रॉम पीक्स। पीक से दिख रहे होंगे आपको, कार्बन में है, देखो शार्प एजेस है, कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, तो वो यहीं से पता चलता है ना। तो विच आर इंडिकेटेड फ्रॉम पीक्स, दे आर रिलेटिवली स्टेबल, स्टेबल है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। दे आर रिलेटिवली क्या है, स्टेबल हैं। रिलेटिवली स्टेबल ये है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है, ठीक है, ये है। तो और कुछ नहीं लिखना यहाँ पे। अब मैक्सिमम फिर पीक वैल्यू जो होगी लगभग फेरस के लिए आएगी, तो वो तीसरा लिख लेंगे हम। पहले तो हमने बताया लाइटर के लिए क्या है, छोटी है, नीचे मास नंबर है। फिर जो मैजिक न्यूक्लाई है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम है, वहाँ पे रिलेटिवली हायर है, रिलेटिवली हायर है, मैक्सिमम या एब्सोल्यूट हायर नहीं है, रिलेटिवली क्या है, हायर है। अब तीसरी बात, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन इज मैक्सिमम कितनी, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर किसके लिए, आयरन के लिए। कौन है, 56 आयरन, नीचे होता है आयरन के लिए 26, ठीक है, 26 होता है ना आयरन के लिए, 25 मैग्नीज के लिए होता है बेटा, ठीक है, शाबाश।
अब सिंपल सी बात है, जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज करा, एज मास नंबर इंक्रीजेस फोर्स ऑफ रिपल्शन भी क्या होगा, बिटवीन क्या, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन क्या हो जाएगी, अब रिलेटिवली क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, और सबसे मिनिमम आ जाएगी किसके लिए, फॉर यूरेनियम 92, यूरेनियम 238, इसके भी आइसोटोप होते हैं, 235 भी होते हैं, बट ये है, और लगभग कितनी आएगी, 7.6 के लगभग आएगी, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, याद रखना। और यह है पर एटम या पर न्यूक्लॉन, ठीक है, ये चीज़ें। तो आपको यहाँ पे कुल मिला के 4 पॉइंट पता चले। पहले छोटे छोटे न्यूक्लाई के लिए क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन कम है। फिर जो मैजिक न्यूक्लाई होगा जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम है, उसमें रिलेटिव एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिवली क्या है, पीक्स हैं, मतलब स्टेबल है वो। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन की, एब्सोल्यूट वे में आयरन के लिए होती है, लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, मास नंबर बढ़ेगा, तो प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन क्या होगी, मिनिमम होगी, घट जाएगी, लगभग कितनी आएगी, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो बाइंडिंग एनर्जी हम यहाँ डिफाइन कैसे कर रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी को हम डिफाइन कर रहे हैं वो एनर्जी जो न्यूक्लॉन्स को इन्फानाइट डिस्टेंस में ले जाने में लगेगी। अब मान लो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन पहले से ही ज़्यादा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन पहले से ही ज़्यादा है, मतलब इनके अंदर पेट्रोल पहले से है, बस हमें माचिस के तिल्ले लगानी है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी कम देनी पड़ेगी। ये वैसे ही दूर जाना चाहते हैं, आपने आग में घी डालने का काम कर दिया, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखना। अब यहाँ से हम 2 कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व में क्या है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, वो देखा जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। फिर हमें न्यूक्लियर फोर्स देखना है जो बाइंडिंग एनर्जी का ही भाई है। क्या होता है वो, देखो सिंपल सी बात होती है, आपको पता है वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क कुछ और नहीं होता, एनर्जी होती है। तो आज अगर एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है, तो इस बाइंडिंग एनर्जी को क्रिएट करने वाला कोई फोर्स भी तो होगा। अगर ये बाइंडिंग एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो इसको क्रिएट करने वाला कोई फोर्स भी तो होगा, उसी फोर्स का नाम न्यूक्लियर फोर्स है, जो हमें आगे देखना है। वो ना शक्ल पे जाता है, ना सूरत पे जाता है, ना चार्ज पे जाता है, कहीं भी नहीं जाता, वो अजीब सा फोर्स है, गॉड फोर्स बोल सकते हो आप उसे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हमें क्या देखना है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व का इंपॉर्टेंस देखना है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। हम इसे 2 तरीके से समझ सकते हैं। लेट अस से, जैसे मान लो हम इस वाले रीजन से हैवी न्यूक्लाई से मिडल पोर्शन की तरफ गए, हैवी न्यूक्लाई से मिडल पोर्शन की तरफ गए, तो ऑब्वियसली देखो हैवी मतलब ज़्यादा मास नंबर से बीच वाले पोर्शन की तरफ गए, तो एक तो मास नंबर कम हो गया। दूसरा देखो ये ग्राफ देख रहे हो, ये नीचे जा रहा है, नीचे मतलब हैवी में बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है, और जब हम ऊपर जाएंगे इधर साइड मिडल पोर्शन की साइड, तो बाइंडिंग एनर्जी लगभग बढ़ रही है, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी क्या है, कम है, वहाँ बीच में स्टेबिलिटी देखो ज़्यादा होगी, वहाँ बीच में आयरन भी तो पाया जा रहा है। तो देखो ध्यान से, पहले हमने क्या समझा, सॉरी, व्हेन वी मूव फ्रॉम हैवी न्यूक्लियर रीजन टू मिडल ऑफ द रीजन ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व, वी हैव सीन दैट देर इज़ ओवरऑल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी में क्या हुआ, ओवरऑल गेन हुआ, देखो यहाँ कम है और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। जब भी ओवरऑल गेन होगा बाइंडिंग एनर्जी में, देर इज़ रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब ऐसा माना गया कि हुआ क्या होगा, ये जो हैवी न्यूक्लाई है, जब ये इस रीजन की तरफ गई होगी, तो ये हैवी न्यूक्लाई पार्ट्स में स्प्लिट हो गई होगी, और जब स्प्लिट होती है तो उसे हम बोलते हैं फिजन होना। क्या होना, फिजन होना। यहीं से न्यूक्लियर फिजन की नींव रखी जाती है कि वेन एवर वी मूव फ्रॉम हैवी न्यूक्लियर रीजन टू मिडल रीजन, देर इज ओवरऑल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, देयरफॉर हेंस रिलीज इन एनर्जी। इट कैन बी अज्यूम दैट a heavy nuclei is split up into 2 smaller fragments and this process is known as nuclear fission, ठीक है। फिजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना होता है। अब सेकंड देखो आप, जैसे आप लाइटर न्यूक्लाई से कहाँ गए, हैवी न्यूक्लाई की तरफ गए, लाइटर न्यूक्लाई से हैवी न्यूक्लाई की तरफ जा रहे हो, तो देखो वाई एक्सिस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन है, आपकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है ओवरऑल। ऑब्वियसली एनर्जी बढ़ रही है, देयर इज ओवरऑल गेन इन एनर्जी, तो दोबारा ही एनर्जी क्या हो गई, रिलीज होगी। गेन होता है जब भी, तब भी रिलीज होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, लाइटर न्यूक्लाई, 2 लाइटर न्यूक्लाई फ्यूज़ करके हैवी न्यूक्लाई बनाएंगे। भैया फ्यूज़ कर रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, फ्यूज़न बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्यूज़न। पहले वाले में क्या हुआ, हैवी न्यूक्लाई थी, इधर को आएंगे तो ऑब्वियसली ओवरऑल गेन हो रहा है, तो ऐसा माना गया कि हैवी न्यूक्लाई क्या होगी, टूट गई, स्प्लिट अप हो गई, तो उसे क्या बोल रहे हैं, हम फिजन बोल रहे हैं। अब क्या है, 2 लाइटर न्यूक्लाई हैं, वो भी जब हैवी न्यूक्लाई की तरफ जाएंगी, रीजन की तरफ जाएंगी, तो वो दोनों फ्यूज़ होकर एक हैवी न्यूक्लाई बना देंगी। यहाँ पे भी ओवरऑल गेन इन एनर्जी या रिलीज इन एनर्जी होगा, तो इसे भी हम क्या बोल सकते हैं,
एज अ फॉर्म ऑफ रिलीज इन एनर्जी बोलेंगे, और यहाँ दो छोटी छोटी मिलके बड़ा बना रही है, फ्यूज़ हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यही हमने लिखा है कि वेन एवर वी मूव फ्रॉम लाइटर न्यूक्लाई टू हैवी न्यूक्लियर रीजन देर इज ओवरऑल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, हेंस रिलीज इन एनर्जी। ओवरऑल गेन होगा बाइंडिंग एनर्जी में, फिर रिलीज होगा एनर्जी के। एंड वी कैन अज्यूम दैट टू लाइटर न्यूक्लाई और मोर देन टू लाइटर न्यूक्लाई फ्यूज टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लाई। फ्यूज हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, शाबाश। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ ये बता दूं कि मान लो आपको बाइंडिंग एनर्जी तो हो गई, पर न्यूक्लियन का ग्राफ भी देख लिया आपने, बाइंडिंग एनर्जी भी समझ ली। अब मान लो कोई आपसे ये बोले फाइंड करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, फाइंड करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर मास डिफेक्ट 5 AMU। तो आपको देखो बाइंडिंग एनर्जी वैसे नहीं निकालनी कि इसे c² से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, 5 को 931 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधा ही बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। कुछ भी x में दे रखा उसमें 931 लगा दो तो वो उसके करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी या नेचुरल एनर्जी निकल जाती है। 5 × 5 5 3 15 9 5 45 46, तो 4655 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। बच्चों इसके बाद हम पे हेडिंग क्या आती है, इसके बाद हम पे हेडिंग जो आएगी वो है न्यूक्लियर फोर्स। बट उससे पहले आप लोग पैकिंग फ्रैक्शन समझ लो क्या चीज़ होती है। पैकिंग फ्रैक्शन आप सभी समझ ही गए, मास डिफेक्ट अपॉन मास नंबर, ये होती है। पैकिंग एफिशिएंसी नहीं है बेटा, ये पैकिंग फ्रैक्शन है। हाँ, इसको अगर एफिशिएंसी बनाने तो % लगा देना। तो पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे, क्या चीज़ होती है, जस्ट इट इज़ मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। क्या होता है, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन होता है क्या, पैकिंग फ्रैक्शन। क्या होता है, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। इट इज डिफाइंड एज मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन होता है। मतलब क्या है, देखो पैकिंग फ्रैक्शन को अगर हम PF लिखें तो ऊपर आएगा मास डिफेक्ट ΔM और नीचे आएगा पर न्यूक्लियन। मतलब न्यूक्लियन तो होता है मास नंबर, न्यूक्लियंस मतलब क्या है, न्यूक्लियंस का अपना क्या है, मास नंबर ही तो है, तो A लिख देंगे। ΔM आपको पता है क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियंस। अच्छा इतना ही लिख लें क्योंकि ΔM तो आपको पता ही है, मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मास नंबर होता है, तो बस इतना ही समझ लेना। अगर इसे एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, मास ऑफ न्यूक्लियंस लिख लेना ZMP माइनस A माइनस ZMN। अब मैं आपको एक यहाँ पे एक नोट दिखाना चाहूँगा बहुत अच्छा, देखो फाइंड पैकिंग फ्रैक्शन फॉर 8O16 के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालो तो कितना आसान है। 8O16 के लिए सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालेंगे, ठीक है, और नीचे मास नंबर, तो 8 हो गया और मास एक्सिस हो गया 16 - 8। आपको करना वैसे ये 16 - 8 कितना आएगा, ये जल्दी बताओ। 16 - 8, 8/8 कितना, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। पर मैं अगर बोलूँ आंसर 0 होगा, कितना होगा, 0। कैसे होगा, पैकिंग फ्रैक्शन 0 क्यों होगा। तो आप नोट याद रख लेना कि ये फार्मूला भी हर समय काम नहीं आता। जितनी भी मैजिक न्यूक्लाई होंगी, क्या होंगी, मैजिक न्यूक्लाई, मतलब जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे 6A12 हो गया, 7N14 हो गया, 8O16 हो गया, इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू लगभग कितनी आती है, 0 आती है। 2-3 बातें और याद रखना, अगर मास नंबर 20 से कम है तो लगभग पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब रिलेटिवली क्या है, स्टेबिलिटी है। बट अगर पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव आ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा है और सिस्टम कैसा है, अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल है, ये आप याद रखना। हाँ, फॉर्मूले के बेस में मत जाना, मैजिक न्यूक्लियाई के लिए ये 0 ही आता है, ठीक है सर। तब क्या होगा कि जब मास नंबर बहुत ही ज़्यादा हो जाए, मतलब A इज़ ग्रेटर देन लगभग 180 हो जाए, तब दोबारा पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव आ जाता है। क्या आ जाता है, पॉजिटिव। हायर न्यूक्लियाई के लिए भी पॉजिटिव आता है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से। ये हम सारी चीज़ें आके देखेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं इंक भर लेता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट चीज़ न्यूक्लियर फोर्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोगों को न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में समझना है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक चीज़ होती है बाइंडिंग एनर्जी, जो प्रोटॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसे सप्रेस करती है। अब हर एनर्जी के साथ एक फोर्स जुड़ा रहता है,
उसी फोर्स का नाम क्या है? न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स कुछ और नहीं है, एक ऐसा फोर्स है जो क्या करेगा, जो बेसिकली फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट काम करेगा और चाहेगा कि सारे के सारे न्यूक्लॉन्स मिलजुल कर भाईचारे से न्यूक्लियस के अंदर आसानी से रहे। यह हमारा कौन सा फोर्स चाहेगा? न्यूक्लियर फोर्स चाहेगा। न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली एक ऐसा फोर्स है जो बाइंड करके रखता है किसको? न्यूक्लॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर, और ये फोर्स ऑफ जो रिपल्शन है प्रोटॉन्स के बीच, उसके अगेंस्ट काम करता है। दो तीन बातें इसकी खास क्या है? देखो, न्यूक्लियर फोर्स को आप गॉड फोर्स बोल सकते हो। जैसे गॉड सबको एक जैसे ट्रीट करता है, वो किसी भी फेथ का हो, किसी भी बिलीफ का हो, ऐसे ही ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। जितना न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन के बीच में लगेगा, उतना ही न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पेयर के बीच में लगेगा, और उतना ही न्यूट्रॉन के पेयर के बीच में भी लगेगा। बट अगर आप थोड़े कंपटीशन लेवल में जाएं तो प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा न्यूक्लियर फोर्स के लगता है, ज़्यादा लगता है। किसके कंपैरिजन में? सिर्फ न्यूट्रॉन के बीच में जो लगे न्यूक्लियर फोर्स, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो लगे, उसके कंपैरिजन में प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा। बट बेसिकली आप बोर्ड लेवल में मान सकते हो तीनों बराबर लगेंगे। अब न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। 4 तरह के फोर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, ग्रेविटेशनल होता है, वीक न्यूक्लियर होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की श्रेणी का फोर्स है ये, ठीक है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में। ये लगभग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का लगभग 100 गुना ज़्यादा होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स से तो बता नहीं सकते मैं आपको कितना ज़्यादा होता है। ये लगभग 10 की पावर 45 टाइम्स क्या होता है? ज़्यादा होता है। उसके बाद ये जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है, ये एक नॉन सेंट्रल फोर्स है। जैसे दो बॉडीज़ हैं जिनमें मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनकी इमेजिनरी एक्सिस के बीच में ही लगेगा, या तो ऐसे या तो ऐसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी ऐसे ही है, वो भी सेंट्रल फोर्स है, लाइन जॉइनिंग दैम के बीच में ही लगेगा। ये न्यूक्लियर फोर्स कैसा है? ये एक नॉन सेंट्रल फोर्स है, मतलब ऐसे भी लग सकता है ऊपर जाके, ऐसे भी लग सकता है नीचे जाके, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। देखो, आपको पता है न्यूक्लाई में क्या है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पर ऐसा हो सकता है न्यूक्लाई अगर ऐसी है, ज़्यादा प्रोटॉन यहाँ हो, कुछ प्रोटॉन यहाँ हो, मतलब एक अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये नॉन सेंट्रल होता है। दूसरा क्या है, इसमें सैचुरेशन प्रॉपर्टी आती है। क्या आती है? सैचुरेशन प्रॉपर्टी। सैचुरेशन प्रॉपर्टी मतलब क्या है? मान लो किसी न्यूक्लियस के अंदर 3-4 प्रोटॉन है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जो एक इमीडिएट प्रोटॉन है उसे बस मतलब अपने इमीडिएट नेबर से ही है, उसे ये नहीं मतलब और कौन कौन है, नहीं। ये सैचुरेशन प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब एक को एक से ही मतलब है, एक को अपने नेबर वाले न्यूक्लॉन से ही मतलब है, बाकियों से मतलब नहीं है। फिर न्यूक्लियर फोर्स यार स्पिन एंगुलर मोमेंटम पे भी डिपेंड करता है, और स्पिन क्वांटम पे भी डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस का वो कितना है। और क्या बता सकते हैं? तो इसका ना एक बहुत अजीब सा एनोमलस बिहेवियर है डिस्टेंस के साथ, कि अगर न्यूक्लॉन्स के बीच का डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर या फर्मी से कम हो तो क्योंकि फिर ये रिपल्सिव हो जाएगा, और ज़्यादा हो तो ये अट्रैक्टिव हो जाएगा। रिपल्सिव मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होना मिनिमम या मैक्सिमम। यहाँ देखो, रिपल्सिव मतलब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव से नेगेटिव जाना, मिनिमम होना, और नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब जीरो आ जाना। तो डिस्टेंस का वेरिएशन बहुत अजीब सा, इसलिए इसे बोलते हैं कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता। इन्वर्स स्क्वायर लॉ आपको पता ही है क्या होता है, कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर, ये चीज़ है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फोर्स है अट्रैक्शन का, जो न्यूक्लॉन्स को एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखता है। ये हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट काम करेगा। ये इंडिपेंडेंट होता है चार्ज के, कि प्रोटॉन के बीच में जितना न्यूक्लियर फोर्स है उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में है, और उतना ही न्यूट्रॉन के बीच में भी है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर में। फोर्स ऑफ न्यूक्लियर लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 100 गुना होता है। मतलब दो अगर प्रोटॉन है, इनके बीच में लगभग कितनी इंट्रैक्शन हो सकती है? ग्रेविटेशनल वाली हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली हो सकती है, और न्यूक्लियर वाली हो सकती है। न्यूक्लियर हमेशा नॉन सेंट्रल होता है, तो दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, वेरी शॉर्ट रेंज होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं होते। देखो फर्मी में पाए जाते हैं, है ना, इतनी डिस्टेंस में। और न्यूक्लियर फोर्स लगभग 100 गुना है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, या न्यूक्लियर फोर्स 10 की पावर 38 टाइम्स है ग्रेविटेशनल फोर्स का। नॉन सेंट्रल ये तो मैंने बता ही दिया, स्पिन और एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करेगा। और सैचुरेशन रेट मतलब ये इस प्रोटॉन को इसी से मतलब है, बाकियों से मतलब नहीं, अपनी इमीडिएट नेबर से मतलब है। इनका न्यूक्लॉन्स के डिस्टेंस के साथ वेरिएशन अजीब से ही है। मैंने आपको बताया जब डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर या फर्मी मीटर से कम है तो फोर्स रिपल्सिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव से और नेगेटिव बन जाएगी। और अगर डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर से ज़्यादा होगा तो फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव से जीरो एंड देन पॉजिटिव, नेगेटिव से जीरो एंड देन पॉजिटिव जाएगी। और ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते। वैसे तो इसका नेचर बताया था, एक पाई मसाम थ्योरी होती है, युकावा ने बताई थी। किसने बताई थी? युकावा नहीं पे, युकावा की कौन सी मेसन थ्योरी है? पाई मेसन थ्योरी।
युकावा की है पाई मेसॉन थ्योरी, ये ठीक है। युकावा की कौन सी थ्योरी है? पाई मेसॉन थ्योरी है, उससे रिलेटेड, बट वो हम करेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। इतना ही रखते हैं इसे। अब हम बात करेंगे इसके बाद किस चीज़ की हम बात करने जाएंगे यार, इसके बाद स्टेबिलिटी की, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की, और फिर उसके बाद रेडियो एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, ठीक है।